नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टडीहॉलिक में। आज मैं फ्रेंच रेवोल्यूशन के आउटब्रेक की कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ कि कैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन पूरे देश में फैला, कैसे उसका आउटब्रेक हुआ। लुईस 16 जो कि फ्रांस की जनता का परेशानी का मुख्य कारण थे और ये ऐसे डिसीजंस लिया करते थे जिससे थर्ड एस्टेट के ऊपर भारी परेशानी आ जाती थी। इस बार भी लुईस 16 टैक्सेस को इंक्रीज करने की योजनाएं बना रहा था, लेकिन फ्रांस में मोनार्क के पास इतनी शक्ति नहीं होती थी कि वह अकेले ही ये डिसीजन ले कि उसे टैक्सेस कब लगाने हैं, किन पर लगाने हैं, कब बढ़ाने हैं। इसके लिए उसे एस्टेट्स जनरल की एक मीटिंग बुलानी पड़ती थी जो न्यू टैक्सेस के प्रपोजल को पास कर सके। एस्टेट्स जनरल एक पॉलिटिकल बॉडी होती थी जिसमें तीनों एस्टेट्स अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स भेजते हैं और मोनार्क तभी ये डिसाइड कर सकता है जब वह इन बॉडी की मीटिंग बुलाएगा। और अंतिम बार ये मीटिंग 1614 में हुई थी। 5 मई 1789 में लुईस 16 ने एक साथ एस्टेट्स जनरल की एक मीटिंग बुलाई जिससे नए टैक्सेस के प्रपोजल्स को पास किया जाए। डेलीगेट्स को होस्ट करने के लिए एक हॉल तैयार किया वर्साइल में और फर्स्ट और सेकंड एस्टेट्स ने 300 रिप्रेजेंटेटिव्स भेजे थे और जो कि राजा के एकदम आमने सामने बैठे थे। वहीं थर्ड एस्टेट ने अपने 600 मेंबर्स भेजे थे जो पीछे खड़े हुए थे। थर्ड एस्टेट का प्रतिनिधित्व थर्ड एस्टेट के प्रॉस्पेरस और एजुकेटेड मेंबर्स कर रहे थे। पीसेंट्स, आर्टिशंस, वुमेन्स को असेंबली में एंटर होने की इजाज़त नहीं थी। थर्ड एस्टेट ने अपने ग्रीवेंसेस और डिमांड्स को 40,000 लेटर्स में लिखा और वे अपने साथ मीटिंग में इन्हें लाए थे। एस्टेट्स जनरल में वोटिंग का सिस्टम इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग होता था कि हर एक एस्टेट के पास एक वोट होगा। इस बार भी लुईस 16 सेम परंपरा को दोहराना चाहता था, लेकिन थर्ड एस्टेट के लोगों की मांग थी कि अब वोटिंग एज अ होल वेयर ईच मेंबर वुड हैव वन वोट। इस बार थर्ड एस्टेट की मांग थी कि हर एक एस्टेट के हर एक मेंबर के पास एक एक वोट होना चाहिए। और ये एक वन ऑफ द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स थे जो फिलोसोफर रूसो ने अपनी सोशल कॉन्ट्रैक्ट बुक में लिखे हुए थे। जब राजा ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया तब थर्ड एस्टेट के मेंबर्स गुस्से में आ गए और वह असेंबली के बाहर चले गए विद्रोह करने के लिए, प्रोटेस्ट करने के लिए। थर्ड एस्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स अब पूरे फ्रेंच नेशन का अपने आप को स्पोक्समैन मानने लगे। 20 जून को वह वर्साई के इंडोर टेनिस कोर्ट में असेंबल हुए। उन्होंने खुद को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया और यह शपथ ली कि जब तक वह फ्रांस के लिए एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना लेंगे जो मोनार्क की पावर को लिमिट कर दे, तब तक वे वहां से नहीं हिलेंगे। और वे लोग 2 लोगों के द्वारा लीड किए जा रहे थे जिनका नाम था मिराबियू और एक थे एबेसियस। वैसे तो मिराबियू एक नोबल फैमिली में जन्मे थे, लेकिन जो समाज के द्वारा क्लर्जी और नोबिलिटी को विशेषाधिकार दिए जा रहे थे उनके वे सख्त खिलाफ थे और उन्होंने वर्साई में असेंबल्ड हुए क्राउड्स के सामने ऐसी बेहतरीन स्पीचेस दी जिन्होंने लोगों को बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया। एबेसियस एक प्रीस्ट थे जिन्होंने एक प्रभावशाली पैम्पलेट लिखा जिसका नाम था व्हाट इज द थर्ड एस्टेट। जबकि नेशनल असेंबली वर्साई के इंडोर टेनिस कोर्ट में एक कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करने में बिजी थी, बाकी फ्रांस में उथल पुथल मची हुई थी।
अब जब सर्दियाँ आईं तो किसानों की फसल खराब हो गई और इसी के कारण अनाज का उत्पादन नहीं हुआ और ब्रेड की प्राइसेस बढ़ गईं। इस स्थिति का लाभ उठाते हुए बेकर्स भी लोगों को बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रहे थे। बेकरी की लंबी लाइनों में घंटों गुजारने के बाद गुस्से में आई हुई औरतों की भीड़ ने दुकानों पर धावा बोल दिया, आक्रमण कर दिया और डिस्ट्रॉय कर दिया उन्हीं को। सेम टाइम राजा ने अपने ट्रूप्स को पेरिस शहर में जाने की इजाज़त दी। 14 जुलाई को एजिटेटेड क्राउड ने बेस्टील किले पर आक्रमण कर दिया और उसे डिस्ट्रॉय कर दिया। और शहर में ये र्यूमर फैल रहे थे कि राजा किसानों की फसलों को खराब करने के लिए अपने गुंडे भेज रहा है। इसी फियर में आए हुए किसानों ने किले पर आक्रमण कर दिया, राजा के किले पर, और जितने भी वहाँ पर अनाज थे उन्हें लूट लिया गया और जितने भी डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर थे जो मैनरियल ड्यूज का रिकॉर्ड्स रखते थे उन्हें जलाकर राख कर दिया गया। बड़ी ही संख्या में नोबल्स या तो देश से पलायन कर गए या दूसरे देशों में भाग गए। रिवॉल्टिंग सब्जेक्ट्स की पावर को फेस करते हुए लुइस 16 ने फाइनली नेशनल असेंबली पर साइन कर दिया, जो उसकी नेशनल असेंबली के द्वारा बनाए गए कॉन्स्टिट्यूशन पर साइन कर लिया जो उसकी पावर्स को लिमिट कर दे। 4 अगस्त 1789 की रात को असेंबली ने फ्यूडल सिस्टम को एबॉलिश कर दिया गया। क्लर्जी के मेंबर्स को भी अपने प्रिविलेजेस को गिव अप करने के लिए फोर्स किया जा रहा था। टाइद जो चर्च पीसेंट से कर वसूलता था उसे भी एबॉलिश कर दिया गया और जो चर्च के द्वारा लैंड ओन किया हुआ था उसे भी वापस ले लिया गया। इसका परिणाम ये हुआ कि सरकार पे जो 2 बिलियन लिवर्स का कर्जा चढ़ा हुआ था वह पूरा चुकता हो गया। अब फ्रांस ये सब करने से एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन गया, यानी एक संवैधानिक राजतंत्र बन गया। नेशनल असेंबली ने 1791 में अपना कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट कर लिया। इसका मेन उद्देश्य मोनार्क की पावर को लिमिट करना था और ये पावर अब एक पर्सन के हाथ में ना होते हुए काफ़ी सारे लोगों के हाथ में पहुंच गई और पावर्स को सेपरेट कर दिया गया, लेजिस्लेटिव में, एग्जीक्यूटिव में एंड जुडिशरी में। इन सारे कारनामों ने फ्रांस को एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बना दिया। आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि कैसे फिगर में आप देख सकते हैं कि कैसे फ्रांस का पॉलिटिकल सिस्टम 1791 में बने हुए कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत कैसा था। अब जो फ्रांस के सिटीजन्स थे उन्हें पैसिव और एक्टिव सिटीजन्स में विभाजित कर दिया गया। एक्टिव सिटीजन्स वो लोग थे जिन्हें वोटिंग करने का अधिकार था और 28 मिलियन की जनसंख्या में से एक्टिव सिटीजन्स केवल 4 मिलियन थे। पैसिव सिटीजन्स के पास कोई भी अधिकार नहीं था वोटिंग का और इसमें आते थे 25 साल से कम उम्र के बच्चे, बूढ़े और औरतें वगैरह। ओके, अब संविधान ने सिटीजन्स के राइट्स को डिक्लेयर किया। राइट्स ऐसे थे कि राइट टू लाइफ, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, इक्वलिटी बिफोर लॉ, और ये सब एक नेचुरल अधिकारों के रूप में स्थापित किए गए और किसी भी ह्यूमन बीइंग को यह अधिकार नहीं था कि वह इन सारे राइट्स को सिटीजन से वापस ले सके और इन नेचुरल राइट्स की सुरक्षा करने का दायित्व राज्य पर था। ओके, सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।